सभी स्टूडेंटों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र कुमार सैनी अलवर प्राइवेट ITI में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी लगातार ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की, और मैं आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लास लेने जा रहा हूं। जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला, प्रतिबल एवं विकृति। प्रतिबल एवं विकृति, तो इस टॉपिक को शुरू हमने कर दिया था इलास्टिसिटी से कि प्रत्यास्थता क्या होती है, प्रत्यास्थता सीमा क्या होती है, इलास्टिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, इस बारे में मैंने आपको बता दिया था। और आपको मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में भी बताया था, जहां हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन टॉपिक किस काम में आता है, स्ट्रेन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंतर्गत। मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है, इसका अध्ययन करने के लिए हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की नॉलेज होना आवश्यक होता है। तो इस बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन हम केवल डिफॉर्मेबल बॉडी में पढ़ते हैं। कैसी बॉडी में पढ़ते हैं? जो पिंड विरूपित होते हैं, विरूपित हो सकते हैं, मतलब जिनमें विरूपण पैदा हो सकता है, जिन मेटल में, उनमें हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का अध्ययन किया जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया था। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसी होंगी? जैसा जैसा हम लोड लगाएंगे, बाह्य जैसा जैसा मेटल पे लगाया जाएगा, वैसी वैसी उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन मेटल में पैदा होगी। तो उन्हीं लोड के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ लोड। लोड को हम फोर्स भी बोल देते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के चैप्टर में हम इसको लोड ही बोलते हैं। लोड एक प्रकार का क्या है? बली है। तो टाइप्स ऑफ लोड में हम विभिन्न प्रकार के लोड पढ़ेंगे, जिनसे विभिन्न प्रकार के डिफॉर्मेशन होते हैं, जिनके अंतर्गत। तो सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ एक मेंबर के बारे में, एक मेटल के बारे में, जिसमें हम पूरे मेटल की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, संरचना की स्टडी करते हैं। उसको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे ये हमारा एक मेटल है, मेंबर है, इसको हम मेंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंबर। रेक्टेंगुलर मेंबर है। पूरी सोम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम इसकी स्टडी करते हैं। इसकी जानकारी होना आपको आवश्यक है। ये मैंने एक मेंबर बना दिया। ये इसकी लेंथ है L, रेक्टेंगुलर मेंबर है, आयताकार पिंड। ये इसकी चौड़ाई B, और ये इसकी मोटाई D। ये जो एक्सिस है हमारी, ये अलोंग द लेंथ है। क्या है? अलोंग द लेंथ, और इसको हमने Z एक्सिस मान लिया। क्या मान लिया? Z एक्सिस। क्योंकि ये एक्सिस लेंथ के साथ में है, अलोंग द लेंथ है, लेंथ के अनुदिश है, तो इसको हम सेंट्रोइडल एक्सिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेंट्रोइडल एक्सिस, केंद्रीय अक्ष। क्या बोल सकते हैं? केंद्रीय अक्ष। क्योंकि एक आयताकार मेंबर है, दृढ़ पिंड है, सॉलिड पिंड है, तो इसका एक वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम होने से
इसका एक COV होगा, सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का केंद्रक। और वो वॉल्यूम का केंद्रक इसका कहाँ होगा, इसी एक्सिस के सेंटर पर होगा, सेंट्रोइड एक्सिस के सेंटर पर होगा। और क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम मास को नेगलेक्टेड करते हैं, मतलब मास को एज्यूम नहीं करते हैं, मास को नहीं मानते हैं, तो खाली वॉल्यूम को देते, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी इसी पॉइंट पर होगा जहाँ COV होगा। क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट मान ली हमने, इसकी क्या मान लिया, घनत्व इसका हमने मान लिया कि क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी किस पे होगा, सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम पर। इसी प्रकार क्योंकि ये पृथ्वी की तुलना में पिंड बहुत छोटा है, पृथ्वी की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है, तो इस पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पूरी बॉडी पर फैला हुआ है, तो वो भी क्या है, नियत रहता है। तो इसका COG भी क्या होगा, इसी पॉइंट पर होगा और इसी अक्ष पर होगा, इस अक्ष पर होगा, इसी अक्ष पर होगा। तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस, जेड एक्सिस जो है वो लेंथ के अलोंग है, इसलिए इसको अलोंग द लेंथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जो एक्सिस लंबाई के, किसी पिंड की लंबाई के अनुदिश होती है उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यानी अनुदैर्घ्य अक्ष। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अनुदैर्घ्य अक्ष हिंदी में। अब क्योंकि इसका जो इसी अक्ष पर COV और COM COG होगा, तो इसका ये जो फेस दिखा रखा है ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। और इसके सेंटर से जो अक्ष निकल रही है वो मान लेते हैं हम XX अक्ष, और YY अक्ष ये भी इस अक्ष के रेस्पेक्ट में निकल रही है, इस अक्ष के सेंटर से निकल रही है, सेंट्रोइड अक्ष के। तो ये भी सेंट्रोइडल अक्ष कहलाती हैं। YY अक्ष और XX अक्ष भी क्या कहलाएंगी, इस क्षेत्रफल के अनुदिश सेंट्रोइडल अक्ष। और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, A बराबर B गुणा DK। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, B गुणा DK। X और Y अक्ष इस क्रॉस सेक्शन के सापेक्ष में क्या कहलाएंगी, इस क्रॉस सेक्शन की सेंट्रोइडल केंद्रीय अक्ष कहलाएंगी। ये भी क्या कहलाएंगी, केंद्रीय अक्ष कहलाएंगी। और ये इसका क्या होगा, COA पॉइंट, जो इसका सेंटर है क्रॉस सेक्शन का, वो क्या कहलाएगा, COA, सेंट्रोइड ऑफ एरिया। अब हम बात करते हैं कि जो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, कैसे दिखाई दे रहा है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। मान लो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है और ये हमारी अक्ष है, तो ये क्या है, सेंट्रोइडल एक्सिस है, जिसको हमने जेड एक्सिस माना है। क्या माना है, जेड एक्सिस माना है। और तो ये कहलाती है, तो फेस तो इसका क्या कहलाता है, फेस कौन सा हो गया, जेड फेस हो गया। दो चीज़ होती है, एक तो फेस और एक प्लेन। जेड फेस हो गया, जिधर अक्ष के, जिस अक्ष के अनुदिश है ये फेस, वही फेस कहलाता है जेड फेस। और ये प्लेन कौन सा हो गया, प्लेन हो गया ये XY प्लेन। कौन सा प्लेन हो गया, XY प्लेन, क्योंकि X अक्ष है और ये Y अक्ष है, ये X अक्ष प्लेन हो गया। इसी प्रकार से ये वाला ऊपर वाला जो प्लेन है ये Y अक्ष के अनुदिश है, तो ये Y फेस कहलाता है और XZ प्लेन कहलाता है। इसी प्रकार से ये सामने वाला आपका कहलाएगा X फेस, क्योंकि X अक्ष के अनुदिश है। कैसे है, X अक्ष के अनुदिश है, X अक्ष में है
और वाई जेड प्लेन कहलाएगा। कौन सा प्लेन कहलाएगा? वाई जेड प्लेन। तो ये मेंबर में इन चीज़ों की आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन सा तल, कौन सा फेस है और कौन सा प्लेन है। ठीक है, तो इस मेंबर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इस मेंबर की अध्ययन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस मेंबर का हम पहचानने में किस प्रकार हमारी मदद करता है। ठीक है, तो अब हम टाइप्स ऑफ लोड पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ लोड, लोड कितने प्रकार के होते हैं और ये किस किस प्रकार से लगाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ लोड में देखते हैं, सबसे पहला लोड अपन, मेंबर की जानकारी हो गई हमें, एक पिंड की जानकारी हो गई जिसमें फेस और प्लेन की जानकारी, अक्ष की जानकारी ये मैंने आपको दे दी है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ लोड में हम पढ़ते हैं नॉर्मल, एक्सियल, टेंसाइल लोड। मैंने कहा लोड को हम फोर्स भी बोलते हैं, लेकिन स्ट्रेस एंड स्ट्रेस के अंदर हम लोड ही कहेंगे। क्या कहेंगे? फोर्स को एक प्रकार का लोड ही कहेंगे। ये एक बाह्य बल है जो मेटल पे लगाया जाता है, जिससे मेटल के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन पैदा होती है और मेटल डिफॉर्म होता है। इसका शॉर्ट में बोल देते हैं NaTl, या इसका जनरल नाम दे देते हैं हम टेंसाइल लोड। क्या नाम दे देते हैं? टेंसाइल लोड। इसको तनावी बल भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? तनावी बल। नॉर्मल, एक्सियल, टेंसाइल लोड। इसको समझने के लिए फिर मैं एक मेंबर बना रहा हूँ, रेक्टेंगुलर मेंबर। देखिए किस प्रकार से लगता है। ये हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई। कौन सी एक्सिस होगी? सेंट्रोइडल, केंद्रीय अक्ष। अब नॉर्मल क्यों है ये लोड? क्योंकि ये इस क्रॉस सेक्शन के लंबवत लग रहा है। कैसे लगता है? लंबवत। ये मान लो P1 फोर्स। P1 फोर्स क्या है? नॉर्मल एक्सियल टेंसाइल लोड। क्या है? नॉर्मल एक्सियल टेंसाइल लोड। नॉर्मल क्यों है? नॉर्मल को हिंदी में बोलते हैं अभिलंबत। तो ये इस क्रॉस सेक्शन के क्योंकि लंबवत लगता है। और एक्सियल क्यों है? क्योंकि ये इस अक्ष के, जो सेंट्रोइडल अक्ष है, इसके अनुदिश है, इसलिए ये एक्सियल है। टेंसाइल क्यों है? क्योंकि ये तनावी रूप में लग रहा है, क्योंकि इसका पीछे का फेस हमने फिक्स कर दिया है। ये क्या है? फिक्स है। पीछे का फेस इसका क्या है? फिक्स है। क्या कर दिया हमने? फिक्स कर दिया। तो ये क्या हो गया? तनावी बल इधर की तरफ लग रहा है, जेड एक्सिस की तरफ खिंचाव में। तो ये क्या होगा? इसकी लेंथ में क्या करेगा? इलोंगेशन करेगा। लेंथ में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी मोटाई। तो इस बल का प्रभाव क्या होगा? इस बल का प्रभाव क्या होगा? ये समझिए कि इसको नॉर्मल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस क्रॉस सेक्शन के लंबवत है। एक्सियल क्यों है? क्योंकि ये सेंट्रोइडल एक्सिस के अनुदिश है। टेंसाइल क्यों होगी? क्योंकि ये एक तरफ से फिक्स है और दूसरी तरफ से खिंचावी बल लगा हुआ है। इसको हम खींच रहे हैं, मेंबर को क्या कर रहे हैं? हम खींच रहे हैं। मान लो ये रबर का मेंबर है, तो इसको क्या कर रहे हैं? हम खींचने का काम कर रहे हैं। लोड या फोर्स कह दो या लोड कह दो। तो इसलिए ये नॉर्मल एक्सियल टेंसाइल लोड कहलाता है। बड़ा नाम है, शॉर्ट नाम में NaTl बोल सकते हैं, टेंसाइल लोड भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इसका प्रभाव क्या होगा? टेंसाइल लोड का प्रभाव क्या होगा? इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? इसका इफ़ेक्ट होगा इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब होता है जो मेंबर की लेंथ है उसमें कुछ परिवर्तन होगा, वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज द लेंथ, इंक्रीज द लेंथ। लंबाई को क्या करेगा? बढ़ाएगा। लंबाई को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो इस
लोड के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, इलोंगेशन का, लंबाई में वृद्धि होगी, जिससे कैसी स्ट्रेस पैदा होगी, स्ट्रेस यानी प्रतिबल, कैसा प्रतिबल पैदा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस, उसको क्या बोलेंगे हम, टेंसाइल स्ट्रेस, तनावी प्रतिबल, तनावी प्रतिबल। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे प्रतिबल के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, जब हम लोड पढ़ लेंगे। तो इसका प्रभाव ये होगा कि इसमें टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होगी, जिसको हम सिग्मा टी से प्रदर्शित करते हैं। ये इसको प्रदर्शित करने का तरीका है सिग्मा टी से। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल एक्सियल टेंसाइल लोड। अब दूसरा लोड लगाते हैं हम, दूसरा लोड लगाते हैं। देखिए इसी में मैं आपको बताता हूँ, दूसरा लोड है अपना नॉर्मल एक्सियल कंप्रेसिव लोड। नॉर्मल एक्सियल कंप्रेसिव लोड NaCl, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संपीड़न बल, संपीड़न बल, कंप्रेसिव लोड भी बोल देते हैं शॉर्ट में, हिंदी में बोल देते हैं संपीड़न बल। और इसको किस प्रकार से लगाया जाता है, इस प्रकार से लगाया जाता है P2। P2 बल क्या है यहाँ पर, P2 बल क्या है, NaCl, नॉर्मल एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ये मेटल को कंप्रेस करने की कोशिश करता है। इस बल के कारण क्या होता है, मेटल कंप्रेस होता है, जो लेंथ डिक्रीज़ होती है। लेंथ क्या होती है, लेंथ में जो मेंबर की लेंथ है ओरिजिनल, उसमें क्या विरूपण पैदा होता है, वो कम होने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है इस लोड का, कि कंप्रेशन पैदा होता है। क्या होता है, कंप्रेशन पैदा होगा, जिससे स्ट्रेस कैसी पैदा होगी, प्रतिबल कैसा पैदा होगा मेंबर के अंदर, मेटल के अंदर कैसा प्रतिबल पैदा होगा इस लोड के अगेंस्ट। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो पैदा होगा वो कैसा होगा, वो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या कहलाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, संपीड़न प्रतिबल। इसको हम सिग्मा C से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं सिग्मा C से। इसके बाद आती है तीसरा प्रकार का लोड, तीसरा प्रकार का लोड है नॉर्मल इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब आप समझते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रक। नॉर्मल इसेंट्रिक एक्साइल टेंसाइल लोड है, एक्सियल टेंसाइल लोड। NEATL, तनावी उत्केंद्रीय बल, हिंदी में क्या बोल देते हैं, तनावी उत्केंद्रीय। उत्केंद्र इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जो ये सेंट्रोइडल एक्सिस है हमारी जेड, इसके सेंटर से कुछ ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं फोर्स को लगाना, मतलब सेंटर से आउट होके लगाना, ना कि सेंट्रोइडल एक्सिस पे ही बल को लगाना। तो ये इसेंट्रिक बन जाता है। मान लो हम फोर्स लगाते हैं, ये हमारी वाई एक्सिस जेड, यहाँ हम फोर्स लगाते हैं P3। तो P3 कैसा फोर्स है, NECATL, नॉर्मल इसेंट्रिक एक्साइल टेंसाइल लोड। कैसा फोर्स है, नॉर्मल इसेंट्रिक एक्साइल टेंसाइल लोड। इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी है, ये दूरी इसके सेंटर से, क्रॉस सेक्शन का जो सेंटर है हमारे, ये क्रॉस सेक्शन है, जो ये क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, इसके सेंटर से कुछ दूरी पर, कुछ हटके जो लोड लगाया जाता है वो कहलाता है नॉर्मल इसेंट्रिक एक्साइल टेंसाइल लोड।
ठीक है। अगर मैं एक रोड बेंड कर दूं लंबी सारी इस क्रॉस सेक्शन पे और इस रोड को यहाँ से P3 लगाऊं, ठीक है, इतनी इसेंट्रिसिटी पे मैं P3 लगाऊं तो क्या इफ़ेक्ट होगा? इफ़ेक्ट क्या होगा इस लोड का? इसके दो इफ़ेक्ट होंगे। टेंसाइल तो होगा ही होगा, मतलब इलोंगेशन तो होगा ही होगा लेंथ में तो वृद्धि होगी मेंबर की। दूसरा क्या करेगा ये लोड मान लो ये मेंबर रबड़ का है, तो ये लोड रबड़ खींचने के साथ साथ में क्या करेगा ये लोड, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसेंट्रिसिटी पे लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा बेंड करने का भी काम करेगा। इसको हम यूँ खींचेंगे तो ये नीचे की तरफ बेंड करने का काम करेगा। तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा? बेंडिंग। क्या होगा? बेंडिंग का इफेक्ट आएगा। इसमें दो इफेक्ट आएंगे, एक तो इलोंगेशन और एक बेंडिंग। तो इसी प्रकार से इसमें दो स्ट्रेस पैदा होंगी, एक सिग्मा टी और दूसरी सिग्मा बी, बेंडिंग स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। कौन कौन सी स्ट्रेस पैदा होंगी? बेंडिंग और टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये हो गया। इसके बाद है टेंसाइल लोड की जगह हम कर देते हैं कंप्रेसिव लोड। कौन सा लोड? NEACL, संपीड़न उत्केंद्रीय बल। संपीड़न उत्केंद्रीय बल मान लो ये कैसे लगाते हैं हम? ये इस इसेंट्रिसिटी पे हम इस प्रकार से लगाते हैं P4। तो ये क्योंकि सेंटर से कुछ दूरी पर लगा हुआ बल है और मेंबर को संपीड़न मतलब कंप्रेस करने का प्रयास कर रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? कंप्रेशन। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? अगर इसको मैं नीचे की तरफ ज़्यादा लगा दूं, ज़्यादा इसेंट्रिसिटी पे लगा दूं, तो ये क्या करने का काम करेगा? ये भी बेंडिंग करने का काम करेगा। मेंबर को क्या करने का? बेंड करने का काम करेगा, नीचे की तरफ बेंड करने का काम करेगा। अब इसी बल को तो स्ट्रेस कैसी पैदा होगी हमारे पास में? इसमें स्ट्रेस जो पैदा होगी वो कंप्रेसिव स्ट्रेस, सिग्मा सी, और बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी। ये दो तरह की स्ट्रेस पैदा होंगी। कैसी स्ट्रेस पैदा होंगी? बेंडिंग और कंप्रेसिव स्ट्रेस। जब हम इसेंट्रिसिटी बढ़ा देते हैं तो बेंडिंग स्ट्रेस भी पैदा होने के चांसेस हो जाते हैं मेंबर में। अगर अब इसेंट्रिक तनावी बल को, उत्केंद्रीय तनावी बल और उत्केंद्रीय संपीड़न बल को हम एक्स एक्सिस के अनुदिश लगाएं। कैसे लगाएं? एक्स एक्सिस के अनुदिश लगाएं, मतलब इसेंट्रिसिटी क्या हो जाए? अब ये हो जाए हमारी, और इसको इधर मैं P6 लगा देता हूँ। ये P5 और ये P6। P4 बल तो कैसा है? NEACL। अब ये P5 और P6, P5 एंड P6। P5 क्या है? P5 तो है
NeATL है, और P6 क्या है, NeACl है। मतलब ये तो P5 तो क्या है, नॉर्मल इसेंट्रिक एक्साइल टेंसाइल लोड है, और P6 क्या है, नॉर्मल इसेंट्रिक एक्साइल कंप्रेसिव लोड है। तो ये दोनों क्योंकि एक्स अक्ष के अनुदिश लग रहे हैं, क्रॉस सेक्शन के कैसे लग रहे हैं, अब एक्स अक्ष के अनुदिश लग रहे हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है हमारी, जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, उसके पैरेलल लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, पैरेलल लग रहे हैं। तो ये क्या काम करेंगे, P5 तो क्या काम करेगा, यही बेंडिंग का काम करेगा, लेकिन ये किधर बेंड करने का काम करेगा, लेफ्ट से राइट में। मेंबर जैसे यूँ हैं तो हमने यूँ खींच रहे हैं, इधर की तरफ से इसको खींच रहे हैं, तो ये क्या काम करेगा, इस अक्ष के अनुदिश खींच रहे हैं, तो ये काम करेगा लेफ़्ट से राइट में इसको बेंड करने का काम करेगा। ये वाला मेंबर क्या काम करेगा, ये फोर्स P5 इसको लेफ़्ट से राइट में बेंड करने का काम करेगा। और ऐसे ही P6 जो है वो कंप्रेसिव लोड है, ये भी क्या करेगा, लेफ़्ट से राइट की तरफ बेंड करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार के ये भी क्या करेंगे, बेंडिंग का इफेक्ट डालेंगे दोनों। क्या करेंगे, बेंडिंग इफेक्ट। इलॉन्गेशन के साथ साथ किसका इफेक्ट डालेंगे, बेंडिंग का इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया अपने उत्केंद्रीय बल। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगला लोड है हमारे पास में 4 प्रकार के लोड मैंने बता दिए। 5वां लोड बता रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्ट शियर लोड, कर्तन बल जिसको बोलते हैं हिंदी में हम। डायरेक्ट शियर लोड या ट्रांसवर्स शियर लोड, शॉर्टर बोल देते हैं इनको DSL ओब्लिक TSL। हिंदी में बोलते हैं कर्तन बल। क्या बोलते हैं, कर्तन लोड, शियर लोड। क्या बोल देते हैं, शियर लोड शॉर्ट में। तो ये मेंबर पे किस प्रकार से लगता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारा मेंबर है, ये हमारा मेंबर है रेक्टेंगुलर। ये इसकी एक्सिस सेंट्रोइडल जेड एक्सिस। तो ये मेंबर पे लगता है, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई। तो ये फोर्स कैसे लगता है, ये क्रॉस सेक्शन के, जो क्रॉस सेक्शन है हमारा, जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उसके लंबवत लगता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन के बिल्कुल लंबवत लगता है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगता है, सॉरी क्रॉस सेक्शन के तो पैरेलल लगता है, और जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उसके क्या लगता है, लंबवत लगता है। इसको मैं नया नाम दे देता हूँ आपको, P7। क्या देता हूँ, P7 इज़ द डायरेक्ट शियर लोड। क्या कहलाता है ये, डायरेक्ट शियर लोड या ट्रांसवर्स शियर लोड। क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगता है इसलिए ट्रांसवर्स शियर लोड कहलाता है, और डायरेक्ट शियर लोड भी बोल देते हैं इसको। ये क्या इफेक्ट डालता है, ये इफेक्ट डालता है शियरिंग का। किसका इफेक्ट डालता है, शियरिंग, कर्तन का। मतलब अगर इस पर कर्तन बल लग रहा है इस क्रॉस सेक्शन पर, तो ये क्या करेगा, उसको जो इस मेंबर में जैसे यहाँ पर ये लगाया जाता है, इसको काट दिया जाता है यहाँ से मान लो, तो ये क्या करेगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम होंगे, उनको वो आपस में एक दूसरे पर क्या करेंगे, एक दूसरे में क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर नीचे होने की कोशिश करेंगे, काटने की कोशिश करेंगे इस शियर लोड लगाने से। क्या करेंगे, ऊपर नीचे होने की कोशिश करेंगे। इस लोड को इस प्रकार भी लगाया जा सकता है यहाँ पर, जैसे ये वाला लोड P8,
P8 भी डायरेक्ट शियर लोड कहलाता है। क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हो गया, लेकिन जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उसके 90 डिग्री पर हो गया। तो ये भी क्या होगा, एक तरह का शियर लोड होगा। क्या होगा, शियर लोड। तो ये भी क्या काम करेगा, ये भी इफेक्ट शियरिंग और बेंडिंग का काम करेगा। कौन कौन से दो इफेक्ट डालेगा, शियरिंग और बेंडिंग का। इससे स्ट्रेस कौन सी पैदा होगी, स्ट्रेस पैदा होगी शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस पैदा होगी टाउ डी, और दूसरी होगी बेंडिंग स्ट्रेस। दूसरी होगी बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा बी, इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे, सिग्मा बी। तो P7 और P8 जो बल हैं परपेंडिकुलर होते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के या सेंट्रोइडल एक्सिस के, और क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगाए जाते हैं, जिनका इफेक्ट आता है शियरिंग और बेंडिंग का। बेंडिंग कैसे होगा, अब इसमें P7 तो बेंडिंग कैसे करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ। मान लो ये रबड़ का मेंबर है, तो ये तो बेंड कैसे करेगा, इसको ऊपर से नीचे की तरफ बेंड करने की कोशिश करेगा। और P8 जो फोर्स है वो इसको किस प्रकार से बेंड करने की कोशिश करेगा, राइट से लेफ्ट में बेंड करने की कोशिश करेगा, लेफ्ट से राइट में बेंड करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया डायरेक्ट शियर लोड। अब इसके बाद जो लोड आता है, लास्ट लोड है लास्ट जो लोड है वो है इसेंट्रिक डायरेक्ट शियर लोड या इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, इनको हम कह देते हैं EDSL और ओब्लिक ETCL या उत्केंद्रीय, हिंदी में बोलेंगे कर्तन बल। अब ये भी उत्केंद्रीय रहते हैं। किस प्रकार से रहते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, ये अपना एक मेंबर है, ये हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस। जेड की जगह एक्स भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार से लगता है बल, देखिए ये जैसे एक रोड बेंड कर दी जाती है, और एक रोड यूँ बेंड कर दूँ मैं इस क्रॉस सेक्शन के, तो ये लोड, ये जो एक्स एक्सिस है, इस सेंटर से इतनी इसेंट्रिसिटी पर इस प्रकार से लगाया जाए। P7 और P8 हो गए P9, तो ये क्या है, इतनी इसेंट्रिसिटी पर, इस सेंटर से इतनी इसेंट्रिसिटी पर, और इस सेंटर से इसको इस प्रकार से लगाया जाए यूँ क्रॉस सेक्शन के, ये P10, ये इतनी इसेंट्रिसिटी पर। तो ये दोनों बल P9 एंड P10, ये दोनों ही कैसे बल हैं, EDCL ओब्लिक ETCL, इसेंट्रिक डायरेक्ट शियर लोड और इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, दोनों एक ही नाम है। लेकिन जो P9 है वो क्रॉस सेक्शन के तो पैरेलल है, लेकिन किसके परपेंडिकुलर है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या सेंट्रोइडल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन इसके पैरेलल है, लेकिन
इतनी इसेंट्रिसिटी पर पैरेलल है, ई इसेंट्रिसिटी पर पैरेलल है। इसी प्रकार से P10 है जो वाई एक्सिस पे लगा हुआ है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, लेकिन ई एसेंट्रिसिटी पर सेंट्रोइडल एक्सिस से लगा हुआ है। तो ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, दोनों का इफेक्ट क्या है, दोनों का इफेक्ट यही है शियरिंग का, पहला इफेक्ट तो शियरिंग का ही है। दूसरा इफेक्ट क्या है, दूसरा इफेक्ट है बेंडिंग का, और तीसरा इफेक्ट डालते हैं ये ट्विस्टिंग का। किसका, ट्विस्टिंग का। देखो ये बैंड के साथ साथ ये मान लो रबड़ का मेंबर है, ये बैंड तो कर ही रहा है, ये तो P9 तो नीचे की तरफ बेंड करने की कोशिश कर रहा है, और P10 राइट से लेफ्ट में बेंड करने की कोशिश कर रहा है, मेंबर को राइट से लेफ्ट में बेंड करने की कोशिश कर रहा है P10। और P9 क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे, अप से डाउन की तरफ बेंड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोनों जब एक साथ लगे हुए हैं तो ये एक तरह से ट्विस्टिंग का काम भी कर रहे हैं। ये इसको क्रॉस सेक्शन को इधर इस तरह से ट्विस्टिंग करने का काम कर रहा है, ये इधर लगा हुआ है और ये इधर लगा है, तो ये इसको ट्विस्ट करने का काम भी कर रहे हैं। तो इसमें तीसरा इफेक्ट आएगा ट्विस्टिंग का। तो जो स्ट्रेस पैदा होंगी, तीन तरह की स्ट्रेस पैदा होंगी इसमें, शियर स्ट्रेस जिसको हम टाउ डी से बोलते हैं, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, और दूसरी होगी बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस इसको हम सिग्मा बी से डिनोट करते हैं, और तीसरी होगी टॉर्जनल स्ट्रेस, टॉर्जनल स्ट्रेस, टॉर्जनल स्ट्रेस जिसको हम टाउ टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ टी से। तो इसके तीन इफेक्ट आएंगे, शियरिंग, बेंडिंग और ट्विस्टिंग का। ठीक है, किसके कारण, इसेंट्रिक डायरेक्ट शियर लोड के कारण या इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड के कारण। तो ये मैंने 6 प्रकार के लोड बताए आपको, जिनके कारण अलग अलग इफेक्ट होता है और अलग अलग स्ट्रेस पैदा होती है, और उसी कारण बॉडी डिफॉर्मेशन में आती है और उसमें स्ट्रेंथ पैदा होती है, विकृति पैदा होती है। तो इसके बाद में मैं आपको इन बलों का समराइज करके बताता हूँ। अब इनका थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं अपन, सारे के सारे बलों का समराइज में आप देखिए, ये मैं मेंबर बना रहा हूँ, ये अपना मेंबर है। ये अपनी जेड एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस, ये क्या है, सेंट्रोइडल एक्सिस। अब मैं इस पे, इस क्रॉस सेक्शन पे ये 6 के 6 बल लगा रहा हूँ, 6 के 6 फोर्स लगा रहा हूँ। इधर लगाया P1, P1 कौन सा बल है, P1 कौन सा फोर्स है, लोड है, नॉर्मल एक्सियल टेंसाइल लोड, नॉर्मल एक्सियल टेंसाइल लोड। अगर ये इधर लगेगा P2, तो P2 कौन सा लोड होगा, नॉर्मल एक्सियल कंप्रेसिव लोड, नॉर्मल एक्सियल कंप्रेसिव लोड, नॉर्मल एक्सियल कंप्रेसिव लोड। अगर इसको मैं इतनी इसेंट्रिसिटी पर लगा दूं P4, P3 को, P3 कैसा लोड होगा, नॉर्मल इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड, मतलब तनावी उत्केंद्रीय बल, हिंदी में बोलेंगे तनावी उत्केंद्रीय बल। और इसको इधर लगा दूं मैं P4, तो ये होगा नॉर्मल इसेंट्रिक एक्साइल कंप्रेसिव लोड, संपीड़न उत्केंद्रीय बल, संपीड़न उत्केंद्रीय बल। तो मैं इनको शॉर्ट में इनका नाम भी लिख देता हूँ, NATL, ये NACL, ये NEATL और ये NEACL। तो ये 4 प्रकार के लोड हो गए। इसके बाद आता है डायरेक्ट शियर लोड। ये कितनी इसेंट्रिसिटी पे लग रहे हैं, ई इसेंट्रिसिटी पर, यहाँ से इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस से
अब मैं डायरेक्ट शियर लोड बता देता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ लोड लगाता हूँ इस सेंटर से, ये P6 और ये लगा दिया मैंने P5। P5 तो क्या है, डायरेक्ट शियर लोड, DSL या TSL, डायरेक्ट शियर लोड या ट्रांसफर शियर लोड। लेकिन ये जो P6 है, P6 क्या है, P6 क्या है, जो इतनी इसेंट्रिसिटी पे लगा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये इसेंट्रिसिटी मान लेते हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस से कितनी दूरी पर लगा हुआ है ये, तो ये कहलाएगा आपका इसेंट्रिसिटिक डायरेक्ट शियर लोड, EDCL या ETCL। ये क्या कहलाएगा, ETCL। तो इसके आधार पर अपन बना देते हैं एक टेबल बना देते हैं, टाइप्स ऑफ लोड, ठीक है, टाइप्स ऑफ लोड, लॉन्गिट्यूडनल, टाइप्स ऑफ लोड, और ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, उससे किस प्रकार से लगा हुआ है, और इसका फेस और क्रॉस सेक्शन क्या है, फेस और क्रॉस सेक्शन। तो टाइप्स ऑफ लोड, पहला आता है NATL या NACL, नॉर्मल एक्सियल टेंसाइल लोड या नॉर्मल एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ये कैसे लगते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या सेंट्रोइडल एक्सिस के along the longitudinal axis, मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस है या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दोनों एक ही चीज़ हैं, उनके अलोंग लगते हैं, उनके अनुदिश लगते हैं, उसी अक्ष पर लगते हैं दोनों बल, P1 और P2, और इनका फेस और क्रॉस सेक्शन या फेस या क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, परपेंडिकुलर द फेस, फेस कैसा होगा इनका, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर टू फेस के परपेंडिकुलर हो गए बल। जो क्रॉस सेक्शन है जिस पर बल लग रहा है, ये P2 P1, इसके ये लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, क्या होंगे, इसको फेस भी बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन को, या क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं। तो इसके लंबवत होंगे या फेस के लंबवत होंगे। तो दूसरा बल है अपने पास में NEATL ओब्लिक NEACL। ये नॉर्मल इसेंट्रिक एक्साइल टेंसाइल लोड है, ये नॉर्मल एक्सियल इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड है। तो ये कैसे लगेंगे, ये लगेंगे पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एट अवे फ्रॉम इसेंट्रिसिटी, पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। कौन कौन से हैं, P4 और P3 और P4, ये NEATL हो गया और ये NEACL हो गया। तो ये क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल लगेंगे, क्या लगेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल एट अवे फ्रॉम इसेंट्रिसिटी, मतलब कितनी सेंटर से कितनी इसेंट्रिसिटी पर, इसेंट्रिसिटी पर लगेंगे ये बल, कितनी इसेंट्रिसिटी पर, इसेंट्रिसिटी पर। और इनका फेस और क्रॉस सेक्शन के ये क्या होंगे, नॉर्मल
होंगे, नॉर्मल द फेस, नॉर्मल द फेस मतलब परपेंडिकुलर होंगे, फेस के क्या होंगे ये परपेंडिकुलर होंगे या क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे। अब तीसरा प्रकार का जो फोर्स है वो है डायरेक्ट शियर लोड या ट्रांसवर्स शियर लोड। ये कैसे लगेगा, ये लगेगा आपका परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जो हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस है उसके कैसे लगेगा, ये परपेंडिकुलर लगेगा, लंबवत लगेगा, जैसे P5 है, क्या है P5 है, परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और फेस पर इसका क्या प्रभाव होगा, फेस पर किस प्रकार से लगेगा, क्रॉस सेक्शन पर किस पर पैरेलल रहेगा, ये पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन या फेस के या तो पैरेलल, फेस या क्रॉस सेक्शन के पैरेलल रहेगा, क्या रहेगा पैरेलल टू फेस। ये पैरेलल ही तो लग रहा है फेस के, क्या लग रहा है, ये क्रॉस सेक्शन है हमारा तो इसके ये पैरेलल हो गए, क्या हो गया पैरेलल हो गए, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है तो इसके ये बल लग रहा है शियर लोड, तो ये हमारा क्या हो गया पैरेलल हो गया। अब डायरेक्ट आता है चौथा नंबर EDSL ओब्लिक ETCL। ये कैसे लगेगा, ये लगेगा परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एट अवे फ्रॉम इसेंट्रिसिटी। परपेंडिकुलर तो लगेगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, लेकिन इसेंट्रिसिटी पर लगेगा, जैसे ये P6 लग रहा है, कौन सा लग रहा है P6, EDSL या ETSL कहलाता है, ये इसेंट्रिक डायरेक्ट शियर लोड या इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, इसेंट्रिसिटी पर लगा हुआ है, लेकिन परपेंडिकुलर है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या है परपेंडिकुलर है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के तो क्या है ये परपेंडिकुलर है, लेकिन कितनी इसेंट्रिसिटी पर लग रहा है इसेंट्रिसिटी पर, कितनी इसेंट्रिसिटी पर इसेंट्रिसिटी पर, ये नहीं है इसकी इसेंट्रिसिटी, ये है, ठीक है, कितनी इसेंट्रिसिटी पर लग रहा है इसेंट्रिसिटी पर। और क्रॉस सेक्शन के ये पैरेलल रहेगा, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन या फेस के पैरेलल या क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होगा। तो ये हमारे 6 प्रकार के बल हो गए और इनका समराइज हो गया ये इस प्रकार से, किस प्रकार से लगेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ लोड को, ये किस प्रकार लगते हैं। पहले एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ये कोई मेंबर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, क्या है सी, और इस पर P फोर्स इस प्रकार से लग रहा है। तो आपको मेंबर का क्रॉस सेक्शन इस प्रकार से बना देते हैं बी, ये यहाँ फिक्स है। तो आपको ये बताना है कि ये P फोर्स और Q फोर्स और R फोर्स क्या 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 प्रभाव है। तो एक टेबल बना देते हैं। यहाँ तो आ जाएगा अपना लोड, ठीक है, यहाँ आ गया अपना मेंबर, ये भी मेंबर
और 2 मेंबर हैं BC मेंबर। तो इन पे आपको लोड बताना है। तो P लोड जैसे लग रहा है तो P लोड AB मेंबर पर कौन सा इफेक्ट डालेगा, कौन सा प्रभाव डालेगा, कौन सा लोड लगेगा AB मेंबर के लिए। देखिए ये इसका क्रॉस सेक्शन है तो ये यूँ लग रहा है, तो कौन सा हो गया, डायरेक्ट शियर लोड या ट्रांसफर शियर लोड AB मेंबर के लिए। और BC मेंबर के लिए ये क्या हो गया, खिंचावी बल, तनावी बल। तो ये हो गया NA नॉर्मल NATL, नॉर्मल NATL P लोड। इसी प्रकार से Q लोड क्या हम AB मेंबर के लिए क्या कर रहा है, ये इसकी एक्सिस है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये एक्सिस है लॉन्गिट्यूडनल इस मेंबर की ये है। अब देखिए ये ई एसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, कितनी ई एसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, लेकिन क्रॉस सेक्शन के क्या है, ये लंबवत है। तो ये कौन सा हो गया, NEACL, कंप्रेसिव हो गया, कंप्रेस करने का काम कर रहा है। तो कौन सा हो गया, NEACL। और BC मेंबर के लिए ये कौन सा हो गया, डायरेक्ट शियर लोड और ट्रांसफर शियर लोड। BC मेंबर के लिए तो सेंटर से गुजर रहा है, सेंटर क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, क्रॉस सेक्शन के क्या है, ये पैरेलल है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके क्या है, लंबवत है। तो ये कैसा बल हो गया, डायरेक्ट शियर लोड या ट्रांसफर शियर लोड। अब R बल की बात करते हैं, R फोर्स की। तो R फोर्स क्या कर रहा है, AB मेंबर के लिए क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ से ये लग रहा है। तो AB मेंबर के लिए क्या कर रहा है, ये AB मेंबर के लिए इतनी इसेंट्रिसिटी पर, इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ये, इसकी इतनी इसेंट्रिसिटी पर लग रहा है, लेकिन कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लंबवत है, क्या है, लंबवत है, लेकिन क्रॉस सेक्शन के क्या है, पैरेलल है। तो ये क्या हो गया, BSL, इसेंट्रिक डायरेक्ट शियर लोड या इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड, R AB मेंबर के लिए। और BC मेंबर के लिए कौन सा हो गया, ये BC मेंबर के लिए तो हो गया डायरेक्ट शियर लोड या ट्रांसफर शियर लोड। तो इस एग्जाम्पल से मैं समझता हूँ आपको लोड के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा कि लोड किस किस प्रकार से, कौन कौन से मेंबर पर किस किस प्रकार से लगाए जाते हैं। तो इसी एग्जाम्पल को मैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 2 लेता हूँ मैं। मेंबर ना बना के मैं एक तरह से लाइन बना देता हूँ। ये पॉइंट A है अपना, ये अपना B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। ठीक है, इस पे फोर्स लग रहे हैं अपने, ये P फोर्स, ये Q फोर्स और ये R फोर्स। तो इसकी टेबल बना देते हैं, लोड और मेंबर बना देते हैं AB, BC और CD। तो सबसे पहले P लोड के बारे में हम पता करते हैं कि AB मेंबर पर ये क्या प्रभाव डाल रहा है। देखिए ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है DC मेंबर की। तो P लोड AB मेंबर के लिए, खाली AB मेंबर की बात चल रही है, तो इस पर कौन सा है, ये देखिए ये इतनी इसेंट्रिसिटी पर लग रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्रॉस सेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, इतनी इसेंट्रिसिटी पर लग रहा है। तो ये कौन सा हो गया, NEACL, कंप्रेसिव है, कंप्रेस करने का कार्य कर रहा है AB मेंबर को। और BC मेंबर के लिए कौन सा हो गया, ये
BC मेंबर के लिए हो गया, BC मेंबर के लिए कौन सा हो गया भाई, ये डायरेक्ट शियर लोड या ट्रांसफर शियर लोड। BC मेंबर के लिए तो यही हो गया, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लंबवत है, क्रॉस सेक्शन के क्या है, पैरेलल है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के सेंटर से गुजर रहा है, BC मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के सेंटर से गुजर रहा है, तो की लोड क्या हो गया, ये DSL और TSL। CD मेंबर के लिए क्या होगा, ये CD मेंबर के लिए होगा ये NA नॉर्मल एक्सियल टेंसाइल लोड, नॉर्मल एक्सियल टेंसाइल लोड। अब देखते हैं Q फोर्स, Q क्या काम कर रहा है। AB मेंबर के लिए Q क्या काम कर रहा है, AB मेंबर के लिए Q क्या काम कर रहा है, AB मेंबर के लिए Q क्या काम कर रहा है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इसकी AB मेंबर की, इसी से पास हो रहा है, इसी से पास हो रहा है Q फोर्स, इसी से पास हो रहा है कि नहीं। मान लो यहाँ एक क्रॉस सेक्शन बनाऊँ मैं और इसके ये इसी से पास हो रहा है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट शियर लोड या ट्रांसफर शियर लोड। क्या हो गया, डायरेक्ट शियर लोड। इसके तो परपेंडिकुलर है लेकिन क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, इसलिए क्या हो गया, डायरेक्ट शियर लोड या ट्रांसफर शियर। BC मेंबर के लिए क्या हो गया, ये BC मेंबर के लिए क्या हो गया, ये BC मेंबर के लिए क्या हो गया, ये NEACL नॉर्मल एसेंट्रिक एक्साइल टेंसाइल लोड, NEACL। देखिए इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी है, E। तो BC मेंबर को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इतनी एसेंट्रिसिटी पर। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है, क्या है, लेकिन क्रॉस सेक्शन के क्या है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है लेकिन अवे फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से एट अवे फ्रॉम E एसेंट्रिसिटी। अब CD मेंबर के लिए क्या कर रहा है, Q फोर्स, CD मेंबर के लिए क्या कर रहा है, डायरेक्ट TSL एंड TSL कंप्रेस, डायरेक्ट शियर लोड या ट्रांसफर शियर लोड। अब R की बात करते हैं, R लोड की। तो R लोड जो है देखिए ये क्या कर रहा है, AB मेंबर के लिए, AB मेंबर के लिए क्या है, ये AB मेंबर के लिए क्या है, AB मेंबर के लिए क्या है, AB मेंबर के लिए है ETCL या EDCL, इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड या इसेंट्रिक डायरेक्ट शियर लोड है ये। क्योंकि AB मेंबर से कितनी दूरी पर लग रहा है, देखिए ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और ये E एसेंट्रिसिटी पर लगा हुआ है, E एसेंट्रिसिटी पर लगा हुआ है, ये E एसेंट्रिसिटी पर, लेकिन 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 लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लंबवत है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, लेकिन E एसेंट्रिसिटी पर है, तो ये ETCL या EDCL होगा AB मेंबर के लिए। और BC मेंबर के लिए क्या होगा, ये BC मेंबर के लिए क्या होगा, BC मेंबर के लिए भी ETCL होगा या EDCL होगा। और CD मेंबर के लिए क्या होगा, CD मेंबर के लिए डायरेक्ट शियर लोड या ट्रांसफर शियर लोड। तो ये आपको लोड के बारे में मैंने एक एग्जाम्पल दे के समझा दिए, दो समझ में आए होंगे आपको। तो मैं समझता हूँ आपको इस वीडियो से टाइप्स ऑफ लोड के बारे में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, कितने प्रकार के लोड होते हैं, उनका क्या क्या इफ़ेक्ट होता है और कौन कौन सी उनसे स्ट्रेस पैदा होती है और बॉडी में क्या क्या डिफॉर्मेशन होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लोड के बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होती है और उनके कितने प्रकार होते हैं और उनका क्या क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ आज हम लोड का टॉपिक समाप्त कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आपको आज का वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा और बढ़िया भी लगी होगी। तो आज के लिए मैं यहीं तक इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून हो चुका है, गुड मॉर्निंग से, ये 1 घंटे की क्लास है हमारी। तो मेरी आपसे सबसे यही अनुरोध है कि ये वीडियो क्लास जो आपको चल रही है, ऑनलाइन क्लासें, आप लगातार देखते रहिए और इनसे लगातार कुछ सीखते रहिए। जब भी संस्थान में आपको आने का दोबारा पुनः मौका मिलेगा तो आपको हम आपके डाउट्स क्लियर कराएंगे। और डाउट्स अगर आपको हैं वास्तव में किसी टॉपिक के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर
मेरे यूट्यूब चैनल महेंद्र कुमार सैनी के नाम से उसके कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, लेकिन कमेंट्स वाजिब कमेंट्स होने चाहिए, टॉपिक के ऊपर होने चाहिए, फालतू कमेंट्स नहीं होने चाहिए। नहीं तो आज से आपको भी परेशानी हो सकती है और मेरा यूट्यूब चैनल भी बंद हो सकता है, जिससे आपकी पढ़ाई बंद हो सकती है। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप वीडियो लगातार देखते रहिए। आज का वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।